हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री राम अकेडमी स्कूल रामदेव जी में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश की डिटेल आपको बता दी जाएगी और अपन चलते हैं। वही अध्याय चल रहा है हमारा पहला, भारत का स्वर्णिम भारत। राज्य सामाजिक की बुक है, उसका प्रथम अध्याय है स्वर्णिम भारत। और स्वर्णिम भारत में आज अपन पढ़ेंगे वर्धन वंश। क्या है वर्धन वंश, इसके बारे में आपको अब थोड़ा परिचय दे देता हूँ। पुष्यभूति पहले आया था, पुष्यमित्र आया था, ध्यान रखना। और ये पुष्यभूति वंश है। इसको पुष्यभूति वंश भी कहा गया है क्योंकि जो छठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में एक पुष्यभूति नामक था, जिससे इस वंश की शुरुआत हुई है। और ये शिव का बड़ा उपासक था। पुष्यभूति था, वो शिव का उपासक था। इस वंश में 3 शासक हुए हैं, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। वर्धन वंश के 3 शासक हैं। पहला प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की 2 संतानें हैं, राजवर्धन और हर्षवर्धन। बड़े पुत्र का नाम है राजवर्धन और छोटे पुत्र का नाम है हर्षवर्धन। पर इन दोनों के बीच में एक पुत्री भी है। राजवर्धन से छोटी पुत्री है राजश्री। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। जब प्रभाकर वर्धन ने शासन किया, शुरुआत करी, शासन अच्छा चला, उसके बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा शासक बना राजवर्धन। राजवर्धन जब शासक बना तो राजवर्धन ने अपनी बहन जो थी उसका विवाह कन्नौज का जो मोखरी वंश था, कन्नौज के मोखरी वंश के शासक गृहवर्मा से उसका बहन का विवाह किया था राजश्री का। ऐसा कहानी में कहा गया है। और आप इससे जुड़ी कहानियां हैं। राजवर्धन ने क्या किया, अपनी बहन का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा से कर दिया था। पर देवगुप्त जो मालवा का शासक था, कहां का शासक था? मालवा का शासक था। बुक में नहीं दे रखा है पर इससे संबंधित है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देवगुप्त था। देवगुप्त ने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर आक्रमण करके उसने गृहवर्मा को मारकर, गृहवर्मा की हत्या करके वहां से राजश्री को कैद कर लिया। राजश्री को कहां लिया था? मालवा लिया था। ये बात राजवर्धन को पता चली। राजवर्धन ने अपनी सेनानियों और राजवर्धन कहां पहुंच गया? मालवा पहुंच गया, अपने बहन की सुरक्षा करने के लिए। और बहन को बचाने के लिए उसने क्या किया, बहन कैद में थी तो उसने राजवर्धन पर आक्रमण कर दिया और राजवर्धन को मार दिया। पर वहां से बहन को कैद से बचाया उसने। और बहन को जैसे बचाकर कैद से छुड़वाया, उसी समय शशांक, जो कि बंगाल के गोड़ वंश का शासक था, शशांक ने उस पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि शशांक देवगुप्त का मित्र था। किसका मित्र था? देवगुप्त, जो मालवा का शासक था, उसका मित्र था शशांक। उसने राजवर्धन पर क्या किया, आक्रमण कर दिया और धोखे से राजवर्धन को मार दिया। जब राजवर्धन की मृत्यु हुई तो अब प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन की मृत्यु हो गई और राजवर्धन के बाद सिंहासन पर ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन को सिंहासन पर बैठना पड़ा। जब हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था तो उसकी आयु थी मात्र 16 वर्ष। कितनी थी? मात्र 16 वर्ष। अब 16 वर्ष का बालक के सामने, 16 वर्ष के बालक के सामने 3 चीजें, 3 ऐसे बड़े बिंदु कह लो या 3 ऐसे उद्देश्य कह लो, उनको पाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। पहला था अपने भाई का बदला लेना, अपने भाई के मौत का बदला लेना। किससे? शशांक से, जो बंगाल का शासक था। उसने धोखे से उसके भाई को मार दिया था, इसलिए उसने उसका बदला लेना था। और दूसरा, राजश्री कहाँ है उसका पता लगाकर राजश्री को वापस लाना। राजश्री उस वहां से तो चली गई थी, पर वहां जहां ना तो घर आई और क्या पता है वो बंदी है या जंगलों में है, इसका कोई पता नहीं था। तो ऐसा कहानियों में कथित है। तो फिर हर्षवर्धन ने क्या किया, उसको ढूंढने के लिए। और तीसरा, जो राज्य खोया हुआ था कन्नौज और ये, उसको वापस पाना। इसके बाद हर्षवर्धन गया। हर्षवर्धन ने जैसे ही शुरुआत करी, उसने शशांक को हरा दिया
और अपना आधिपत्य स्थापित किया। शशांक को हराने के बाद उसने अपनी बहन को ढूंढ लिया और ऐसा भी कहा जाता है कहानियों में कि उसकी बहन आत्महत्या करने जा रही थी और अंतिम क्षणों में वो वहां पहुंच गया और उसने उसको बचाकर ले आया। और जब जाके उसने वापस कन्नौज जब उसका विवाह हुआ था, वहां कन्नौज में आप बहन तो शासन कर नहीं सकती, तो वहां का राज्यकाल संभाल नहीं सकती। इस कारण से उसने क्या किया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उस कन्नौज को भी अपने अधीन में रखकर उसका शासन किया। तो ये एक महान शासक हुआ था। इसने 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो था वो अच्छा शासक था, महाराजा धीराज की उपाधि भी मिली इसको। 606 ईस्वी से लगाकर 647 ईस्वी तक इसने शासन किया। 40 वर्ष का इसका शासन काल था और इसने शासन किया। शिलादित्य की उपाधि भी इसको प्राप्त है, हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि प्राप्त है। राजधानी इसने कन्नौज बना दी थी। इसके द्वारा ये एक पंडित भी था, पंडित भी था। इसने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली 3 नाटकों की रचना की थी। अक्सर पूछा जाता है हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक, तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। अब राजकवि, इसके दरबार का राजकवि था बाण भट्ट, जिसने हर्षचरित और कादंबरी में हर्षवर्धन के शासकों का वर्णन किया है। इसका हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, उत्तर में हिमाचल पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में वल्लभी तक और पूर्व में गंगाम तक इसका शासन था। इसने ये बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म को भी मानने वाला था, अन्य धर्मों को भी मानता था, पर बौद्ध धर्म को मानने पर इसने क्या किया, प्रयाग एक गंगा और यमुना के बीच स्थान है, जहां गंगा और यमुना दोनों का संगम होता है। वहां प्रयाग पे इसने क्या किया, प्रत्येक 5 वर्ष में वहां पर इसने एक महोत्सव मनाना शुरू किया और उस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था दान करना। तो इसने वहां प्रयागराज में महोत्सव मनाया और प्रत्येक 5 वर्ष में दान करना था। और जब 6ठा महोत्सव था, उस समय वहां चीनी यात्री आया था हेनसांग, तो दूसरा चीनी यात्री था। पहला चीनी यात्री फान आ गया था समुद्रगुप्त के समय, और दूसरा चीनी यात्री हेनसांग आया था, वो हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन का इसने उल्लेख किया था, इसने भी अच्छा प्रभावी राजा के रूप में बताया हर्षवर्धन को। तो इस तरह से वर्धन वंश का तीनों शासक है, सिंपल है, साधारण है, आप आसानी से समझ सकते हो। पहला प्रभाकर वर्धन की 2 संतान हुई, राजवर्धन, हर्षवर्धन। राजवर्धन की मृत्यु को, राजवर्धन को धोखे से शशांक ने मार दिया। शशांक के बाद कौन बैठ गया गद्दी पे, हर्षवर्धन बैठ गया। अब चलते हैं अपन पाल वंश की तरफ। इसके बाद आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक जो था वो बंगाल का था। 750 ईस्वी में भोपाल से मानी गई है पाल वंश की, भोपाल से मानी गई है। इसमें धर्मपाल जो दूसरा संस्थापक था और महान संस्थापक बना, इसने कन्नौज पर अधिकार त्रिकोणात्मक संघर्ष में अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखा और राष्ट्रकूटों और प्रत्याहारों से। किससे सुरक्षित रखा, राष्ट्रकूटों और प्रत्याहारों ने एक त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, उसमें धर्मपाल ने अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके बाद धर्मपाल का जो पुत्र था वो था देवपाल। इनकी ज्यादा इतिहास नहीं बता रखा है, जो मुख्य बातें हैं वो ही बता रखी है। देवपाल का शासनकाल था 810 से 850 ईस्वी तक। ये भी इन्होंने भी बहुत सारे युद्धों पर विजय प्राप्त की। और जो राजधानी जो पाटलिपुत्र थी, उस पाटलिपुत्र को इसने देवपाल ने कहां शिफ्ट कर दिया, कहां लेके चला गया था, बंगाल। राज्यसभा, इसकी जो देवपाल की राज्यसभा थी, उस राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया। दूत यानी जो राजदूत कहते हैं हम, वो आया था और उसने गुर्जर प्रतिहारों के, उसके बाद गुर्जर और प्रतिहारों के आक्रमण को भी इसने, जब गुर्जर और प्रतिहारों ने आक्रमण किए उस समय राज्य की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी और इसकी शक्तियां खत्म होने लग गई थी। उसके बाद 90 राजा महिपाल हुए। महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने
1023 ईस्वी तक गंगा तक इसका शासन कर लिया था। महिपाल के बाद, नवे राजा के बाद राज्यकाल में चोल राजा आ गया था और उसने 1023 में गंगा तक का शासन हड़प लिया था। उसके बाद पाल वंशी राजा जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उसने बौद्ध धर्म में नालंदा और विक्रमशिला, जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उनमें भी बौद्ध धर्म के अच्छे प्रवर्तक या संरक्षण माने गए हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था अतिशा। कौन था? अतिशा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था, जो 10वें नयपाल, 10वां जो पाल वंश का शासक था नयपाल, उसके समय तिब्बत के राजा ने एक आमंत्रण भेजा था और उस आमंत्रण के लिए अतिशा को तिब्बत भेजा गया था। ये पाल वंश का इतिहास इतना सा है। आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश और देखते रहिए। और अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट करके बताइए। कुछ चीजें समस्या आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे बताइए, मैसेज कीजिए, तब हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं रहा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।